इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है वो इकोलॉजी कहलाती है। इकोसिस्टम जो सिस्टम होता है वो कई घटकों से मिलकर बना होता है। घटक यानी कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जिसमें भी मतलब यदि एक भी इधर से उधर हो जाए तो पूरा जो सिस्टम है वो असंतुलित हो जाता है। और जो इकोलॉजी होती है वो इको प्लस लॉजी से मिलकर बनी होती है। इको का मतलब होता है हैबिटेट और लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। इकोलॉजी जो थी इसका जो प्रयोग था वो हैकेल ने किया था 1869 में। और इकोलॉजी का मतलब होता है जीवों के आवासों का अध्ययन या फिर मतलब जीवों का दूसरे जीवों के साथ संबंध क्या है ये बताना, या जीवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है ये बताना। और इकोसिस्टम जो है मतलब ये जैविक और अजैविक घटकों का जो है वो समूह होता है। और पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न जीवों एवं उनके पर्यावरण का एकीकृत स्वरूप होता है इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम शब्द जो था वो टास्ले ने दिया था 1935 में। और ये जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। एक तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये सब आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट में भूमि, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा, पोषक तत्व ये सभी आते हैं। और जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक इनका जो है आपस में मतलब बहुत ही एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक का अस्तित्व नहीं होगा तो दूसरे का हो ही नहीं सकता। जैसे अजैविक घटक नहीं होंगे तो जैविक हो ही नहीं सकते। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर जो होता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, यानी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स यानी कि कंज्यूमर। और ये जो होते हैं ये अपनी ऊर्जा भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं या फिर पारितंत्र के दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और इनकी जो 3 कैटेगरी होती हैं, अब जो पहली कैटेगरी होती है इसमें क्या होता है कि प्राथमिक जो उपभोक्ता है, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं बकरी है, हिरन है, गाय है, भैंस है। और ये जो है वो शाकाहारी होते हैं और ये उत्पादक से भोजन की प्राप्ति करते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो सर्वाहारी होते हैं और ये उत्पादक से और उपभोक्ता दोनों पर ही निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। और एग्जाम्पल है इनके जैसे बिल्ली है, चूहा है, मनुष्य है। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जिनमें शेर, बाघ, चीता सब आते हैं, ये बिल्कुल विशुद्ध मांसाहारी होते हैं। इनको जो है मतलब शाकाहारी भोजन पच ही नहीं सकता और ये अपने भोजन के लिए उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। और ये कभी भी शिकार मतलब इनका कोई भी कभी भी शिकार नहीं कर सकता है। और हम बात करते हैं आगे डिकम्पोजर की या सैप्रोट्रॉफ्स की। तो ये जो है बैक्टीरिया है, फंगस है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, वायरस नहीं। मतलब वायरस जो एक टाइप से डिकम्पोजर नहीं होता और ये एंजाइम का स्राव करते हैं। लेकिन ऐसा ही होता है डेट्री वॉरस। तो ये जो होता है इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं मक्खी है, इसको मृतजीवी भी हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये मृत जीवों से या अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मक्खी होती है इनको डायरेक्ट खाती है। इसका एक एग्जाम्पल में हम केंचुआ को भी ले सकते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें इसका, तो जो हरी वनस्पतियां होती हैं वो टिड्डों को खाती हैं। टिड्डे किसको खाएंगे? मेढक को। मेढक किसको, सॉरी, हरी वनस्पतियों को कौन खाएगा? टिड्डे। टिड्डे को कौन? मेढक। मेढक को कौन? सांप। सांप को कौन? बाज। तो ऐसे ही मतलब इनका संतुलन बना रहता है। तो जो संतुलित या सतत पारितंत्र जो होता है उसमें क्या होता है कि वो होता है जिसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। यानी कि यदि कोई भी जीव एक दूसरे जीव को खा जाता है तो उसे भोजन की प्राप्ति पुनः नेचुरली हो जाए, वो होता है। और तुलित या सतत पारितंत्र जो होता है इसको हम स्थिर पारितंत्र भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे धामिन सांप है। तो जहाँ धामिन सांप जो होती है वो चूहों को खाती है, ऐसे ही ले सकते हैं। और आगे हम अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो भोजन के लिए है, आवास के लिए है, शुद्ध वायु के लिए है, जल के शुद्धिकरण के लिए है, जैव विविधता संरक्षण में भी इसका इम्पोर्टेंस है और ईंधन के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस होता है। और इसके टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो मतलब पहला होता है टेरी टेरिस्टोरियल है, एक्वेटिक है, ट्रांजिशनल है। और एक कल्चरल भी हो गया, कल्चरल इकोसिस्टम। तो ये कल्चरल जो है ये सबसे अलग पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कृषि है, फिर या धान का खेत हुआ, फिर उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र हुए, शहरीकरण हुआ और एक्वेटोरियम हुआ। या ये सब मतलब एक्वेटोरियम आर्टिफिशियली पारितंत्र होता है एक टाइप से, या छोटा सा तालाब बनाकर मछलियां पालना, ये सब जो है मानवीय पारितंत्र के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जो टेरिस्टोरियल यानी कि स्तरीय पारितंत्र होते हैं उसमें मतलब वन वगैरह ये सब आते हैं।
जिसमें वन आते हैं वो कौन कौन से, जैसे सदाबहार वन होते हैं। ये वही होते हैं जहाँ मतलब तापमान की अधिकता हो के साथ में वर्षा भी 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पाई जाती है। और जहाँ मतलब और ये जो है मतलब वृक्षों की ऊंचाई जो है बहुत अधिक होती है इनकी, जो सदाबहारी वन होते हैं उनकी। और इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है। और ये जो वन होते हैं बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं जा पाती, और इसलिए वहाँ की जो जमीन है वो दलदली रहती है, और इसलिए वहाँ पे भारी भरकम जीव भी नहीं जा सकते हैं। और इन्हीं को मतलब विषुवतीय रेखीय वन भी बोल सकते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मतलब वहाँ भारत में जो है जल की कमी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब मानसून में यहाँ पे वर्षा होती है, क्योंकि जल का अभाव है, इसलिए मतलब ये बहुत ज़्यादा पत्ते भी गिराते हैं, और क्यों ताकि मतलब पानी की खपत हो सके इसलिए। और ये पर्णपाती वन जो होते हैं बहुत खुले वन होते हैं ये। और साल सागवान जो है ये सब पर्णपाती वनों में आ जाते हैं। जो कटीले वन होते हैं उसमें बबूल, नीम ये सब आ जाते हैं। और मरुस्थलीय वन जो होते हैं उसमें पानी की कमी होती है, वहाँ पे होते हैं ये। और 25 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा होगी वहाँ पे होंगे ये। और जो शंकुधारी वन होंगे वो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ टेम्परेचर कम होगा, वहाँ जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पे। और जो शीतोष्ण होंगे वन वहाँ पे जहाँ ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ टेम्परेचर कम होगा, और धरती के मध्य अक्षांश क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। और जो टूंड्रा वन होंगे वो वहाँ पाए जाएंगे जहाँ तापमान अधिकांश समय तक 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। और मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ मतलब खारा जल हो। अगर मतलब वनों के कुल क्षेत्रफल के आधार पर राज्य की बात करें तो हो सकते हैं मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। और मतलब राज्यों के प्रतिशत के आधार पर बात करें तो वो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार ये सब आ सकते हैं। और अब हम जलीय पारितंत्र की बात करते हैं। अगर इसका सब डिवीजन करें तो ये फ्रेश वाटर हो सकता है इसका सब डिवीजन, और खारा जल पारितंत्र हो सकता है। तो फ्रेश वाटर क्या हो सकता है, बहता हुआ जल हो सकता है, रुका हुआ जल हो सकता है। बहता जल यानी कि नदी हुई, रुका हुआ यानी कि झील हुई। और खारा जल पारितंत्र क्या हो सकता है, समुद्री पारितंत्र, नमकीन झीलें ये सब हो सकती हैं। और जो संक्रमण पारितंत्र जो जो होता है वो क्या होता है, जब अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ आकर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वेटलैंड्स हुई, एस्चुरी हुई, मैंग्रोव हुई। और संक्रमण पारितंत्र एक तरीके से क्या होता है कि जो मतलब एक टाइप से एक समुद्र हुआ और स्थल के बीच का जो पार्ट होगा वो होता है एक टाइप से संक्रमण पारितंत्र। और जहाँ पे जहाँ पे संक्रमण पारितंत्र होगा उसकी जैव विविधता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम एज इफेक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ की जो प्रजाति होती है, यहाँ जो रहने वाली प्रजाति है उसको हम एज स्पीसीज बोलते हैं। और इसको हम इकोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो पारितंत्रों के बीच पाए जाने वाला संक्रमण क्षेत्र होता है। और हम एस्चुरी की बात करें तो एस्चुरी वो होती है जब मतलब जहाँ नदी जो डेल्टा नहीं बना सकती है। एस्चुरी का मतलब होता है जहाँ सागरी जल और नदी का जल जो है वो एक साथ आकर मिलते हैं। और जब एक साथ आकर यहाँ पे मिलेंगे तो इसकी जो उत्पादकता होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मतलब दोनों जलों में रहने वाले जो जीव हैं वो होंगे इसमें, इसलिए। और अगर मतलब इसकी बात की जाए कि किसकी जो उत्पादकता है वो अधिक होती है, तो हम बोलेंगे मैंग्रोव वनों की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सदाबहार वनों की, उसके बाद पर्णपाती वनों की, उसके बाद मरुस्थलीय वनों की। और समुद्र की बात की जाए तो समुद्र की जो है वो उत्पादकता वो कमी पाई जाएगी। और एस्चुरी का जो निर्माण करती है वो नर्मदा, तापी, मांडवी, सीता नदी ये सब जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और बंगाल की जो खाड़ी है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। अब मैंग्रोव वनों की बात करें हम तो मैंग्रोव वन जो होते हैं वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है, तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये मैंग्रोव वनों का इलाका होता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि जब इनकी जड़ें जलमग्न हो जाए तो भी ये जीवित रहते हैं, और खारे जल में भी